हेलो हमारे फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर और करंटली हमारे एस्पिरेंट। तो आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे जो हमारा होगा प्रेसिडेंट पे। तो उसको हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था वीटो पावर्स कौन कौन सी थी। उससे पहले हमने प्रेसिडेंट के सारे टर्म करा रखे हैं जो भी इस एग्ज़ाम के कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर जो होगा हमारे मर्सी पिटिशन पे, जो हमारे प्रेसिडेंट को शक्ति दी गई है। प्रेसिडेंट को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72 और हमारे गवर्नर को आर्टिकल 161 के तहत जो किसी भी डेथ सेंटेंस को हमारे प्रेसिडेंट को शक्ति दी गई है कि डेथ सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, वो माफ कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे पार्डनिंग पावर क्या होते हैं, ये क्यों दी गई है, व्हाट पावर एग्जिस्ट, उसमें क्या क्या किस तरीके की जो डेथ सेंटेंस या कोई भी इम्प्रिजमेंट है जो किसी व्यक्ति को सजा दी गई है उनको किस तरीके से माफ़ किया जाता है, कौन कौन से उसमें प्रोविज़न है। अब देखते हैं, इज इट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो भी पार्डनिंग पावर है मर्सी पिटिशन, क्या ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट कर सकता है या अपनी डिस्क्रिशनरी अपनी मर्जी से भी, ये भी देखेंगे। अब उसके आगे डिफरेंस विद गवर्नर्स पावर। तो जो पार्डनिंग पावर दी गई है हमारे प्रेसिडेंट को, वो गवर्नर से कैसे अलग है या उनकी शक्तियाँ ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। इसमें सबसे पहले देखते हैं पार्डनिंग पावर्स कितने टाइप के होते हैं। इसमें पहला है पार्डन, इसको हम पूरे अभी गहराई से समझेंगे पार्डन किसे कहते हैं। इसमें होता है पूरे तरीके से जो सेंटेंस है उसको खत्म कर देना, माफ़ कर देना जो भी मुजरिम है या जो भी व्यक्ति है उसे। तो इसके आगे आता है रिप्राइव, रिस्पाइट, ये सारे टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर है। कितनी है? 5 है टोटल। कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, इन सब की डेफिनेशन हम बताएंगे पूरे। इसके आगे ये, इसमें इससे पहले एक और था कि इज इट द जुडिशियल रिव्यू इज एप्लीकेबल और नॉट, क्या वह जुडिशियल रिव्यू उसमें एप्लीकेबल है या नहीं। तो इसमें क्या है, जुडिशियल रिव्यू ज़्यादातर केसों में एप्लीकेबल ही होता है, ज़्यादातर चीज़ों में इसमें भी एप्लीकेबल है, बट इन लिमिटेड मैनर, कि वो किसी टाइप के जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन उसको इन्फ्लुएंस ना कर दे या किसी की शक्तियों को का हनन ना कर दे, उसको देखते हुए कि जो सेंटेंस माफ जो भी सज़ा माफ़ की गई है वो किसी रूल या फिर किसी चीज़ को वायलेट ना करते हो। तो ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने आप मर्सी पिटीशन के लिए वो भेजता है, मर्सी पिटीशन भेजता है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे कोई टाइम बाउंड नहीं है कि प्रेसिडेंट को इतने टाइम में ही इसमें बताना है। और प्रेसिडेंट पे सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, मर्सी गिवन और मर्सी नॉट गिवन। तो अगर कोई मर्सी पिटीशन जाती है प्रेसिडेंट के पास तो उनके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है, वो कभी भी, चाहे वो 1 साल 10 साल, वो कभी भी कब तक के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो इसी में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी अनरीजनेबल डिले है इसमें इन द डिसीजन ऑफ मर्सी पिटिशन इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का वायलेशन है, जो हमारे आर्टिकल 21 बताता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसका क्या है, वायलेशन है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो जीवन है वो प्रेसिडेंट के फैसले पर ही अटका हुआ है। तो इसलिए अगर प्रेसिडेंट डिले करेंगे उस डिसीजन को तो उसकी लाइफ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, जिसके कारण ये आर्टिकल 21 का वायलेशन कर। तो इसमें अभी हमने देखा कि जो 5 टाइप की पावर्स हैं, अब इनको गहराई से समझेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो पार्डनिंग पावर्स है वो किस में डिस्कस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हैव बीन डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रेसिडेंट इन द आर्टिकल 72। जो पार्डनिंग पावर्स है वो कौन से आर्टिकल में है प्रेसिडेंट के लिए, आर्टिकल 72 72। और डिस्कस कहाँ किया, इन शक्तियों का डिस्कशन कहाँ या फिर इसके बारे में कहाँ बताया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। और जो गवर्नर के लिए है,
प्रेसिडेंट के लिए हमें पता चल गया आर्टिकल 72 में है, और जो फॉर द गवर्नर हमारे राज्यपाल के लिए आर्टिकल 161 में है। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। इसके आगे बोथ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर जो इज पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो भी प्रेसिडेंट है हमारे, जो गवर्नर है, उनको जो शक्तियाँ दी गई है, पार्टनरिंग पावर दी गई है, वो इन दोनों से अलग है, और वो दोनों फैसले ले रहे होंगे तो इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये बताया गया है, ये दोनों एक इंडिपेंडेंटली बॉडी के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। के बाद थर्ड पॉइंट में है द पावर्स हैव बीन असाइन्ड टू द इंश्योर एनी जुडिशियल एरर। तो ये पार्टनिंग पावर दी हुई है हमारे जो भी लोगों को, जो भी हमारी, जो भी हम जेल में बंद कह दिया है उनको, ये इसलिए दी गई है क्योंकि आपको भी पता है कि जो हमारे जुडिशियल स्ट्रक्चर है, पुलिस या फिर इनसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण किसी मनुष्य या फिर किसी मानव का जो जीवन है वो एक तरीके से खत्म ही हो जाता है। इसके कारण उसको एक ऑप्शन के तौर पर ये अपील नहीं है, ये सिर्फ एक, ये अपील नहीं कर रही किससे, प्रेसिडेंट से। ये एक ऑप्शन की तरह है जो उनको बचा सकता है, किनको, कोई भी कैदी को। तो ये जुडिशियल एरर के रूप में देख सकते हैं कि क्या पता हो उस समय जो कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया हो, और किसी भी सही से जो भी क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के बिना उसमें फैसला सुना दिया गया हो, या जल्दबाजी में, या फिर सोसाइटी के प्रेशर के कारण। तो इसको एक करेक्शन करने का मौका देती है जो भी पार्डनिंग पावर है, मर्सी पिटिशन है हमारी। तो यही है इसी के कारण। अब नेक्स्ट देखते हैं टू एंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन ऑफर रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस इफ रिगार्ड्स द सेंटेंस इज अनड्यूली हार्श। और कभी कभी सजा जितनी उसने किसी व्यक्ति ने गलती नहीं की होती उससे ज़्यादा क्या हो जाती है, सजा दे दी जाती है, हार्श। इसको इम्प्रिजनमेंट कह सकते हैं, हार्श सेंटेंस दे दी जाती है, सजा दे दी जाती है, जिसको जिससे रिलीफ करने के लिए प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है और गवर्नर को ये शक्ति दी गई है। तो ये बताया गया है। हम देखते हैं द पार्डनिंग पावर्स कंप्राइजेज विद द फॉलोइंग। तो पार्डनिंग पावर्स में जो 5 हमने पॉइंट बताए थे, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, कम्युटेशन, तो इसको अभी हम देखेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द गवर्नर इज द शॉर्ट हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। शॉर्ट हैंड मीन्स जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। गवर्नर कौन है, जो सेंटर की गवर्नमेंट है हमारी, उसका क्या है, शॉर्ट हैंड है। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वही गवर्नर को करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बताई गई। तो इसमें अब सबसे पहले हम पार्डन को देखते हैं, पार्डन किसे कहते हैं। अभी हम पांचों पार्डनिंग पावर का जिक्र करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पार्डन है। इस पार्डन का मतलब होता है रिमूव, पूरी तरीके से जो भी सजा दी गई है उसको खत्म कर देना और उस व्यक्ति को माफ कर देना। रिमूव द सेंटेंस कंप्लीटली, पूरी तरीके से जो भी सजा दी गई है उसको खत्म कर देना। एब्जॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द पनिशमेंट, जो भी पनिशमेंट है उसको क्या कर देना, उसको हटा देना। यही है हमारे पार्डन का मतलब। आई होप समझ में आया हो। अब नेक्स्ट देखेंगे रिप्राइव का क्या अर्थ है। रिप्राइव मीन्स स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, स्पेशली डेथ इज stage the execution of the sentence. Its purpose is to enable the convict to seek pardon or commutation. इसमें क्या करते हैं, स्टेज लगा देते हैं। स्टे मतलब रोक लगा देते हैं किस पे, ज़्यादातर डेथ सेंटेंस के मामले में ये दिया जाता है क्या, रिप्राइव। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी दे की सज़ा सुनाई गई है और उसकी फांसी की डेट नज़दीक आ रही है, तो उसके उस समय हम रिप्राइव कर सकते हैं कि इस जो भी केस है उसमें और जांच पड़ताल की ज़रूरत है और इसको थोड़ा समय देने की आवश्यकता है, जिसके कारण यहाँ पर रिप्राइव की स्थिति
यहाँ पे ला सकते हैं, जिसमें जो सजा है उसको कुछ दिनों के लिए होल्ड या फिर उस पर रोक लगा दी जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं, रिप्राइव। आई होप समझ में आया हो। अब देखते हैं रिस्पाइट, रिप्राइव रिस्पाइट से कैसे अलग है। Respite means it denotes avoiding a lesser sentence in a place of the original given due to a some special। इसमें क्या हो जाता है, जैसे जो भी सजा दी गई है उसको उसके लाइटर फॉर्म में तब्दील या फिर बदल दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रिस्पाइट कहते हैं। इट डिनोट्स अवॉइडिंग अ लेसर सेंटेंस इन अ प्लेस ऑफ द ओरिजिनल। जो भी ओरिजिनल दिया गया है सजा, जैसे डेथ सेंटेंस है, मौत की सजा दी गई है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कि पूरे जीवन जेल में काटेंगे, उसमें चेंज कर सकते हैं। और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकते हैं। इसी को ही लाइटर फॉर्म में चेंज करने को ही क्या कहते हैं, रिस्पाइट कहते हैं। अब इसके आगे, ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये भी जैसे प्रेगनेंसी हो गई, फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे कोई अपंग व्यक्ति है या कोई प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वूमेन है, उसके उसने कोई ऑफेंस कर दिया है उसके तहत, तो उसकी सिचुएशन को देखते हुए उनके जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर मीन्स जो सजा सुनाई दी गई है, जैसे कैरेक्टर हो गया सजा, दो टर्म में यहाँ पर हम सेंटेंस को देखेंगे। एक हो गया हमारा सेंटेंस सजा, एक हो गया कैरेक्टर के आधार पर, एक हो गया ड्यूरेशन के आधार पर। ड्यूरेशन मीन्स जैसे 10 साल की सजा दे दी गई किसी को या 15 साल की, तो इसको क्या कहेंगे, ड्यूरेशन कहेंगे, अवधि। कैरेक्टर मतलब उसका कैरेक्टर कैसा है सजा का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ सेंटेंस सुनाई गई है या सिंपल इम्प्रिजनमेंट, इसी को क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहेंगे। कि किस तरीके की सजा सुनाना या सुनाई गई है उसी को कैरेक्टर कहते हैं। तो जो रिस्पाइट है इसमें क्या, कैरेक्टर को चेंज किया जाता है, ना कि ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन उतनी रहेगी, बस उसको क्या करेंगे, लाइटर फॉर्म में कर देंगे। जैसे बताया गया डेथ सेंटेंस को और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को सिंपल में। तो ये क्या कर रहे हैं, हम कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं, जो भी सजा की कैरेक्टर है उसको, ना कि ड्यूरेशन को। और इसी में ही अगला है रेमिशन। इसमें क्या करेंगे, हम ड्यूरेशन को चेंज करेंगे। तो इसका मतलब है इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस। इसमें जो सजा की अवधि है उसको कम कर देते हैं, ना कि कैरेक्टर को। कैरेक्टर वही रहेगा, जो सजा सुनाई गई है वो उस पर पूरी तरीके से वही सजा रहेगी। बट जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, जितने का कार्यकाल है सजा का, वो चेंज कर दी जाएगी, उसको चेंज कर देंगे। चेंज यहाँ पर इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द कैरेक्टर और द नेचर ऑफ पनिशमेंट। जो पनिशमेंट की नेचर है वो चेंज नहीं होगी, वो सिर्फ क्या होगी, रिड्यूस द पीरियड, टाइम पीरियड को कम कर देंगे। जैसे 20 साल की सजा है रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, उसको किस में चेंज कर देंगे, 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट में। लेकिन जो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है वो सेम ही रहेगी, बस उसकी ड्यूरेशन को कम कर दिया है। इसको हम क्या कहते हैं, रिमिशन। आई होप समझ में आया हो। और रिस्पाइट में आपने देखा ही कि वहाँ कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं, ना कि ड्यूरेशन। अब लास्ट है हमारा कम्यूटेशन। पार्डन के बाद सबसे बेस्ट या फिर सबसे अच्छे सुझाव कम्यूटेशन का ही होता है, कि इसमें क्या करते हैं, डिनोट्स सब्सटीट्यूशन। कम्यूटेशन डिनोट सब्सटीट्यूशन ऑफ अ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। इसमें क्या कर देते हैं, जो भी सेंटेंस है उसको लाइटर फॉर्म में बदल दिया जाता है। उसमें ज़रूरी नहीं है और रिस्पाइट में कि वो लाइटर फॉर्म ही हो, लेकिन जो कम्यूटेशन है उसमें हमेशा क्या होता है, जो भी कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई है तो उसको चेंज करेंगे, तो हम लाइटर फॉर्म में करेंगे, उससे हल्के फॉर्म में जो भी कम सजा होगी। तो वो ये डेथ सेंटेंस में बी कमिटेड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट में बी कमिटेड टू सिंपल इम्प्रिजमेंट। तो यही समझाया गया यहाँ पे। आई होप समझ में आया हो। कम्यूटेशन किसे कहते हैं, रिमिशन किसे कहते हैं, तो यही है अभी। अब इसके आगे देखते हैं कि द डिसीजन ऑफ
प्रेसिडेंट इज नॉट टू बी अंडरस्टूड एज एन अपील। ये कोई अपील मीन्स एक लीगल टर्म में नहीं आप जा रहे हैं किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। इट्स जस्ट अ क्या है ये, फ्रॉम द कोर्ट, बट यू आर जस्ट आस्किंग, आप बस माफीनामा मांग रहे हो कि प्रेसिडेंट से क्या मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। आप कोई लीगल अथॉरिटी या फिर लीगल रास्ता नहीं अपना रहे हैं, ये कोई अपील नहीं है, ये क्या है, सिर्फ माफीनामा है जो आप मांग रहे हैं किससे, प्रेसिडेंट या गवर्नर से। तो उसमें ढेर सारे 3-4 टर्म है, जैसे अगर प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, माफ़ कर दिया, और गवर्नर ने भी माफ़ कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मर्सी गिवन, माफ़ी दे दी जाएगी, मर्सी गिवन। और यहाँ पे क्या किया, एक सेंटेंस, कोई सेंटेंस किया किसी व्यक्ति ने, तो उसमें क्या किया, प्रेसिडेंट ने मर्सी नॉट गिवन, मर्सी नहीं दिया, और गवर्नर ने भी क्या किया, मर्सी नहीं दिया। जैसे 28 स्टेट है हमारे यहाँ पर, बिहार या फिर यूपी, या यहाँ पे यूपी है या बिहार है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं अगर कोई व्यक्ति बिहार जुरिडिक्शन से या फिर बिहार से बिलोंग करता है, उसने कोई मतलब वो मर्सी पिटिशन के लिए वहाँ प्रेसिडेंट के पास भेजा है, गवर्नर के पास भेजा है, तो जो बिहार में अगर क्राइम किया होगा, उस क्षेत्र में क्राइम किया होगा, तो उसके ही गवर्नर के पास जाएगा, बिहार के गवर्नर के पास जाएगा। अगर यूपी के क्षेत्र में है तो यूपी के गवर्नर के पास जाएगा, जो भी कंसर्न स्टेट होगा उसके गवर्नर के पास जाएगा वो पिटिशन। तो यहाँ ये क्लियर है। तो यही है कि जो प्रेसिडेंट ने क्या किया, मर्सी नहीं दिया, वहीं गवर्नर ने भी नहीं दिया, तो यहाँ क्या होगा, मर्सी नहीं, माफ़ी नहीं दी जाएगी। लेकिन वहाँ क्या, एक 21 में क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंट ने मर्सी दिया, यहाँ पर मर्सी गिवन, उस व्यक्ति को मर्सी दे दिया, और यहाँ गवर्नर ने हमारे क्या किया, नहीं दिया। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, मर्सी दे दी जाएगी। दोनों में से किसी एक की सहमति आवश्यक है। वही प्रेसिडेंट ने हमारे क्या किया, मर्सी नहीं दिया, मर्सी नॉट गिवन, और यहाँ मर्सी गिवन, हमारे गवर्नर ने मर्सी दे दी, तो उस केस में क्या होगा, मर्सी दे दी जाएगी, माफीनामा दे दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो भी सजा काट रहे। तो इन दोनों में से किसी एक की सहमति आवश्यक है, प्रेसिडेंट या गवर्नर में। तो इसी को क्या कहते हैं, दिस कॉल्ड पावर ऑफ आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 आर द म्यूचुअल इन नेचर। ये इनका नेचर कैसा है, म्यूचुअल है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 जो हमारे गवर्नर को दी गई है, आर्टिकल 161 और 72 प्रेसिडेंट को, तो ये म्यूचुअल है नेचर में। तो ये समझाया गया यहाँ पे। इसके आगे एक और पॉइंट है, आपको ये नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। अब इसके आगे अलग अलग पावर देखेंगे हम प्रेसिडेंट की, डिप्लोमेटिक पावर, फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर, ये सब। लेकिन हाँ, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे कंट्री में एक सेंट्रल लेवल पे लॉ होता है और एक स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे जैसे मकोका, गकोका, ये सब ये ड्रग से रिलेटेड है, सॉरी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ, ये सब इस स्टेट के लॉ है, ये हमारे है यूनियन के लॉ, एनडीपीएस, नेशनल ड्रग्स ऑफ साइकोट्रोटिक्स और सब्सटेंस। तो इसमें हाँ, जो भी ये वाले लॉ है वो कौन, सेंट्रल या सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी इससे, उनकी अथॉरिटी। और जो भी स्टेट लॉ है वो कौन करेंगे, गवर्नर या स्टेट लॉ या स्टेट गवर्नमेंट डील करेगी। लेकिन जो कोर्ट मार्शल होता है वो कौन डील करती है, ये सिर्फ आर्मी डील करती है। तो इससे हमारा एक तात्पर्य ये है कि जो भी कोर्ट मार्शल होंगे, कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस, ये दो कौन डील करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट डील करेंगे इन इन कंसर्न या फिर इन कंपैरिजन टू हमारे गवर्नर। इनके पास अधिक शक्तियां हैं पार्डनिंग में, कि जो कोर्ट मार्शल है उनको डील करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, जो भी केस आएंगे इनसे रिलेटेड। और जो डेथ सेंटेंस है, फांसी की सजा है, वो सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट ही उस पर सुनवाई कर सकते हैं, उसको
माफ़ कर सकते हैं। बाकी गवर्नर पे हमारी ये शक्तियाँ नहीं है, गवर्नर पे हमारी शक्तियाँ नहीं है कि वो किसी की भी फांसी की सज़ा को रोक सके। वो सिर्फ़ किस पे है? हमारे प्रेसिडेंट पे। तो ये छोटा-सा टर्म था यहाँ पे। तो आगे देखते हैं। तो ये पहले देख लेते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। इफ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स, जो जैसे कोई भी ट्रीटी है हमारे देश की साइन होनी है, कोई भी संधि है वो जो किसी इंटरनेशनल लेवल पे सिग्नेचर करने हैं, तो वो करेंगे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट उसमें जो सिग्नेचर होंगे वो किसके होंगे? हमारे प्रेसिडेंट के होंगे। इसी को हम सेरेमोनियल हेड या फिर नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इसी के कारण कि जो ऑल द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी एक्शन होंगे गवर्नमेंट के वो किन के नाम पे होंगे? प्रेसिडेंट के नाम पे। तो जो भी ट्रीटी साइन होनी है वो किन के नाम पे होगी? प्रेसिडेंट के नाम पे। तो वैसे ही कोई भी अगर एक्सटर्नल एग्रेशन है, किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है या फिर लड़ाई चल रही है, तो उसको वॉर हम तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब हमारे प्रेसिडेंट ने उस पर सहमति या फिर प्रेसिडेंट ने कहा हो कि इसको हम एक्ट ऑफ वॉर के नाम से कहेंगे, इसको हम एक वॉर मानेंगे, युद्ध मानेंगे। जब तक प्रेसिडेंट ये नहीं कह देते तब तक वो वॉर नहीं कहलाएगी। तो यही समझाएगा यहाँ पे कि जो कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन है, जैसे अभी हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन सी चल रही है, तो उसको जब तक हमारे प्रेसिडेंट से के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो जब तक ऑफिशियली नहीं कह सकते, कह देते कि ये वॉर है, तब तक वो वॉर नहीं कहलाएगी। वो सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन टर्म का यूज़ करेंगे वहाँ पे, यही कहेंगे, ना कि वो वॉर कहेंगे जब तक प्रेसिडेंट ना कह देते। तो यही है। अब नेक्स्ट है प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स पीस। जो भी शांति है हमारे देश के आधार पे, शांति समझौते या युद्ध है, उसका ऐलान कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। किसके आधार पर? बिहाफ पे, हमारे इंडिया के बिहाफ पे। कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर। आई होप समझ में आया हो यहाँ तक। अब हम डिप्लोमेटिक पावर देख लेते हैं। जो भी हमारे एम्बेसडर है और हाई कमिश्नर है, तो यहीं पे एक क्वेश्चन भी कर देते हैं कि जो हाई कमिश्नर हैं, एम्बेसडर में इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या फ़र्क होता है? तो ये आप क्लास के एंड में बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कि हाई कमिश्नर या एम्बेसडर में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डिप्लोमेटिक पावर कौन कौन सी होती है हमारे प्रेसिडेंट पे। तो डिप्लोमेटिक पावर में क्या हो जाता है? जो भी हमारे एम्बेसडर होते हैं, हमारे कंट्री में जो भी एम्बेसी होती है या हाई कमिश्नर होते हैं, इन दोनों में बेसिक टर्म में डिफरेंस ये है कि जो भी कॉमनवेल्थ नेशन के पार्ट थे, जो भी कंट्री एक टाइम पे कॉलोनी थे किसके? ब्रिटिश के हमारे। और वो किसके पार्ट हो गए फिर बाद में जाके? कॉमनवेल्थ नेशन के पार्ट हो गए। तो जो भी कॉमनवेल्थ कंट्री है या ब्रिटिश की कॉलोनी रही है, तो वो दोनों देश आपस में क्या शेयर करते हैं? हाई कमिश्नर शेयर करते हैं। जैसे पाकिस्तान भी हमारी ब्रिटिश की कॉलोनी थी और इंडिया भी। तो इंडिया वहाँ से अपना राजदूत भेजेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? हाई कमिश्नर, हाई कमीशन का ऑफिस होगा इंडिया में। जैसे इंडिया कोई अपना राजदूत, IF है, फॉरेन ऑफिसर भेजते हैं यहाँ से, विदेश ऑफिसर जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर वो एम्बेसी नहीं होगी, वहाँ पर क्या होगा? हाई कमीशन। और उसी ऑफिसर को क्या कहेंगे? हाई कमिश्नर, क्योंकि वो ब्रिटिश की कॉलोनी थे दोनों ही कंट्री। तो जो भी ब्रिटिश की कॉलोनी रही है वो एक समय में, तो वो दोनों एक दूसरे के देश में जो राजदूत भेजेंगे उसको क्या कहेंगे? हाई कमीशन, हाई कमिश्नर। और बाकी जैसे हम अमेरिका को भेजते हैं अपने राजदूत, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो एम्बेसडर कहलाते हैं, वही ऑफिसर वहाँ पर क्या कहलाएंगे? एम्बेसडर। और वहाँ पे क्या होगी? एम्बेसी होगी, ना कि हाई कमीशन हुआ। आई होप समझ में आया हो।
और अमेरिका हमारे कंट्री में भेजेगा तो क्या कहलाएंगे, एम्बेसडर ही कहलाएंगे। और यहाँ पे जो ऑफिस बनाएंगे अपना उसको क्या कहेंगे, एम्बेसी, ना कि हाई कमीशन। आई होप समझ में आया हो इन दोनों में डिफरेंस। तो ये है, तो यही बताया गया है कि जो भी एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, सॉरी यार, इनवाइट होते हैं, इनवाइट करते हैं ना हम दूसरे कंट्री से, कि कोई भी कंट्री हो गई, यूएसए, यूके, कोई भी कंट्री, वहाँ से हम क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे किसको, हाई कमिश्नर को या एम्बेसडर को। तो कौन करता है ये, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट ही इनको निकालने के लिए शक्ति रखते हैं। इसको एक टर्म का यूज़ करते हैं, पर्सोना नॉन ग्रेटा। जैसे अभी पाकिस्तान के साथ जो टेंशन हुई थी हमारी, उसमें हमारे पहलगाम अटैक में के कारण जो उन्होंने क्या करा था, इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश की गई थी उनके टेररिस्ट के द्वारा। तो उसमें क्या हुआ, जो भी उनके हाई कमिश्नर थे हमारे इंडिया में, उनको क्या किया, उनको निकाल दिया गया। इसी को क्या कहते हैं, उनको अपने देश भेज दिया गया। इसी को कहते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा, व्हेन द डिप्लोमेट इज थ्रोन आउट। जब हम डिप्लोमेट को क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं। ये तभी होता है जब किसी कंट्री के साथ हमारा संबंध सही ना हो, जो रिलेशन है वो सही ना चल रहा हो, वॉर जैसी स्थिति हो या एक्सटर्नल एग्रेशन जैसी स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो, तभी हम किसी कंट्री के डिप्लोमेट को बाहर भेज देते हैं। इसी को कहते हैं व्हेन द डिप्लोमेट इज थ्रोन आउट, पर्सोना नॉन ग्रेटा कहते हैं इसी को। ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है, यू कैन राइट इट डाउन। अब नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर। तो ये पार्ट 18 में दी गई है इमरजेंसी पावर, भाग 18वां, ना कि अनुच्छेद 18वां। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बाद में गहराई से समझेंगे। तो यहाँ बस ये समझाने के लिए कि जो प्रेसिडेंट है, कोई भी इमरजेंसी हो, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल, 356 के तहत प्रेसिडेंट, या आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल, इसको हम गहराई से समझेंगे। इन सब को कौन बताएगा, कौन डिक्लेयर करेगा कि ये इमरजेंसी हमारे देश में लागू हो रही है, या फिर इस इमरजेंसी की अभी हमारे देश में आवश्यकता है। तो जो भी डिक्लेरेशन होगी कौन बताएगा, ये हमारे प्रेसिडेंट ही बताएंगे ऑफिशियली टर्म पे। बाकी ये डिसीजन चाहे किनका भी हो, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, किसी का भी, बट जो ऑफिशियली टर्म पे बताएंगे हमारे कंट्री को, जो क्या करेंगे बताएंगे, वो कौन बताएंगे, हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो ये बताया गया, प्रोक्लेमेशन ऑफ एनी इमरजेंसी शैल बी डन बाय द प्रेसिडेंट। तो आई होप समझ में आया हो कि जो डिप्लोमेट है उनको इनवाइट कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट। उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा, बाहर कौन भेज देंगे, या थ्रोन आउट, जिनको भगा देंगे किसी कंट्री के से, अगर हमारे संबंध अच्छे ना हो, उनके डिप्लोमेट को भगाना ही पर्सोना नॉन ग्रेटा कहलाता है। उनको वो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। और किसी प्रेसिडेंट किसी इमरजेंसी को लगाना है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तो कौन करेगा उसका प्रोक्लेमेशन, उनको कौन बताएंगे, प्रेसिडेंट ही बताएंगे हमारे देशवासियों को। तो इतनी सारी शक्तियाँ होती है हमारे प्रेसिडेंट पे, इतने सारे कार्य होते हैं। और भी है, जैसे कोई ट्रीटी साइन करनी हो किसी कंट्री के साथ, तो ये भी हमारे प्रेसिडेंट बताते हैं। तो ये बताया गया है फाइनेंशियल पावर प्रेसिडेंट के कौन कौन से। यहाँ अभी हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल पावर है, बिफोर द लोकसभा इंट्रोड्यूस अ मनी बिल नीड अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ, या फिर फ्रॉम प्रेसिडेंट। जो भी लोकसभा में क्या होगा, मनी बिल, मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये किसका प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना आवश्यक है। और इसमें आर्टिकल 280 भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन, बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल इन द प्रेसिडेंट, सॉरी, प्रेसिडेंट, जो भी मनी बिल है उसके इंट्रोडक्शन से पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल गिव द प्रायर रिकमेंडेशन। ये बताया गया है इसमें, जो भी ये बताई गई है कि मनी बिल के इंट्रोडक्शन से पहले कहाँ पर, लोकसभा में प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए किसकी, प्रेसिडेंट की, हमारे राष्ट्रपति की। ये हमारे आर्टिकल 280 में बताया गया है। आर्टिकल 280 में हमारे फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है, ये अभी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इज एन अरेंजमेंट अंडर आर्टिकल 280। इसी को
फाइनेंस कमीशन का नाम दिया गया है, इसको हम देखेंगे। इन एवरी 5 years प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन। किसके तहत, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन कौन करता है? अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट। कितने साल में? हर 5 साल में। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? जो भी पैसा दिया जा रहा है किसको? स्टेट को। ये बताया गया ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। केंद्र और राज्य के, जो भी हमारे 28 राज्य है उनमें जो रेवेन्यू, वित्त का बंटवारा, जो पैसों का बंटवारा होता है वो इन्हीं की देख रेख में होता है। और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इन पर अपनी नज़रें गड़ाए होते हैं कि किसी तरीके का पार्शियलिटी या भेदभाव ना हो। तो ये बताया गया है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये फाइनेंस कमीशन। अब देखते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। प्रेसिडेंट की हमारी डिस्क्रिशनरी पावर, एक तो हमने पॉकेट वीटो में देखी थी कि, और इसमें आप देख लेते हैं कि अब डिस्क्रिशनरी, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई फैसला लेते हैं। तो ये जो प्योर रूप से डिस्क्रिशनरी पावर है वो हम फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट बनती है तब देख सकते हैं। एक है हमारी वीटो पावर, डिस्ट्रॉयज वोट। तब हमने देखा डिस्क्रिशनरी पावर को। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो यू कैन रेफर दोज लेक्चर, द प्रीवियस वन। आप उनको जो पिछला लेक्चर था हमारी वीटो पावर्स पे था, तो इसमें हमने डिस्क्रिशनरी पावर को देखा है प्रेसिडेंट के। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। जो हमारे इंडिया प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो है या नहीं, ये भी हमने उसमें आंसर करा है। तो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये सिर्फ यूएस के प्रेसिडेंट के पास है। और ये सब वीटो के जो डेफिनेशन है किसे कहते हैं, पूर्ण रूप से हमने पिछली क्लास में बताया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है वीटो के अलावा, आर्टिकल 1111 में वीटो पावर का जिक्र है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट में देखी जाती है, क्योंकि जो जब भी चुनाव होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो लीडर होता है इसका, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, इन सब के जो लीडर होंगे, दूसरे क्या होते हैं, अलायंस होते हैं, कोalition गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं गठबंधन की सरकार, जैसे एनडीए, यूपीए। इनमें अन्य प्रकार के जो भी राष्ट्रीय दल होते हैं, नेशनल पार्टी होती है, उनके उनको मिला के ये अलायंस बनती है, ये गठबंधन बनता है। तो ये पार्टी अलग है, अलायंस अलग है। तो दो टर्म है यहाँ पे। एज द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जैसे बीजेपी के लीडर हुए मोदी जी और कांग्रेस के हो गए राहुल गांधी। तो इनको बुलाएंगे, कौन बुलाएंगे? हमारे प्रेसिडेंट बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे। या फिर लीडर ऑफ सिंगल प्रेपोल अलायंस। प्रेपोल अलायंस मतलब एनडीए। एनडीए में ढेर सारे पार्टी हो जाते हैं, बीजेपी, आरजेडी। तो इन दोनों में जो लीडर होंगे, क्योंकि ये दोनों पार्टी अपना मुखिया एक ही चुनेंगे, तो वो है अभी के तौर पे मोदी जी मान लेते हैं। और यूपी है जिसमें तृणमूल कांग्रेस, अलग अलग पार्टी, कांग्रेस, ये सब मिलके बनती है। तो इनका लीडर अभी राहुल गांधी जी है। तो इन दोनों को कौन इनवाइट करेंगे? इन दोनों के लीडर को इनवाइट करेंगे। यहाँ लीडर मेन है, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो या जो कोalition गवर्नमेंट है, चाहे वो एनडीए चाहे यूपीए, इनके लीडर को बुलाएंगे जिनके पास भी मेजोरिटी होगी उस टाइम। जैसे चुनाव हुए, किसी ने 50% से ऊपर या फिर सबसे अधिक वोट प्राप्त किया परसेंटेज में, तो उनको कौन इनवाइट करेंगे? प्रेसिडेंट इनवाइट करेंगे अपनी मर्जी से कि अगर आपके पास बहुमत है तो आप आ सकते हैं, लेकिन आने के बाद क्या दिखाना पड़ेगा? उनको क्लेम करना पड़ेगा कि उनके पास इतना बहुमत है कि वो गवर्नमेंट बना सके, हम सरकार का गठन कर सके। तो 30 days टू मूव अ कॉन्फिडेंस मोशन। एक कॉन्फिडेंस, विश्वास पत्र की जो अवधि होती है वो कितनी है? 30 दिन देते हैं मूव करने के लिए, किसी भी पार्टी के मुखिया को या फिर अलायंस के, गठबंधन के या उनके अलायंस के मुखिया को
30 दिन का मौका देते हैं अपनी मेजोरिटी को साबित करने के लिए। इफ़ मोर देन 50% हैज़ वोट फॉर यू, अगर 50% से ज़्यादा ने उसकी सरकार या फिर उस पार्टी या अलायंस को वोट दिया हो, किसमें, लोकसभा में, देन क्या होगा, यू विल बी द पीएम, तब क्या वो बन जाएंगे, पीएम बन जाएंगे, वरना उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। तो यही बताया गया यहाँ पे, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे उनके पार्टी के मुखिया को या फिर अलायंस के मुखिया को, तो उनको साबित करना पड़ेगा उनके पास 50% से ज़्यादा वोटिंग और बहुमत है, किसमें, लोकसभा में। अगर नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा, नहीं तो अगर है तो अच्छी बात है, वो गवर्नमेंट बना देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के वहाँ पर अपनी जो वहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन नहीं, अगर वो नहीं साबित कर पाए तो वहाँ पे क्या होता है, स्नैप पोल, या फिर इसी को क्या कहते हैं, मिड टर्म पोल। व्हेन यू आर नॉट एबल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, जब आप गवर्नमेंट को नहीं बना पाते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने मोदी जी को बुलाया कि आपके पास बहुमत है, तो मोदी जी ने कहा हमारे पास बहुमत है 50% से ज़्यादा इन लोकसभा की बात चल रही है। लेकिन जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो बहुमत मुकर जाते हैं लोग जो भी उनके हैं, कि वहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट फिर नहीं बन पाती, उसी को कहते हैं स्नैप पोल, या उसी टाइम मिड टर्म पोल कहते हैं, जब वो गवर्नमेंट सरकार बनाने में विफल रहती है। अब इसी को रबर स्टैम्प ऑफिस भी कहते हैं, किनको, हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प ऑफिस। तो ये हमने देखा कि रबर स्टैम्प ऑफिस क्यों कहते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर सीन इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, उसी का ये कंक्लूजन है कि उसमें डिस्क्रिशनरी पावर कैसे दिखाई गई है हमारे प्रेसिडेंट की। तो डिस्क्रिशनरी शक्तियां किसमें दिखती हैं, जो भी सरकार बन रही होती है तब देखी जाती है प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर, विच एवर हैज अ हायर चांस, चाहे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो या सिंगल प्री पोल अलायंस हो, ऑफ फॉर्मिंग द स्टेबल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट कैन कॉल हिम। तो वो प्रेसिडेंट ही होते हैं जो उन्हें बुलाते हैं, कि जिसके पास भी एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने की शक्ति है, एक स्थायी सरकार बनाने की का बहुमत है, तो प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, कॉल बुलाते हैं, उन्हें कॉल करते हैं। तो ये अपने मर्जी के अनुसार करते हैं, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो नहीं बुलाएंगे। तो डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पर देख सकते हैं हम प्रेसिडेंट की फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट में। पहला हमने देखा वीटो पावर्स में, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट में। हम देखते हैं, बिकॉज ही इज नॉट बाउंड बाय एड एंड एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज डिस्क्रिशनरी। आपको पता ही है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही आदेश देते हैं, वही सुझाव देते हैं, किनको, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को हमारे, और उन्हीं के जो भी एडवाइस है उनके एडवाइस पे काम करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। बट वहाँ कोई गवर्नमेंट ही नहीं है अभी इस समय, जब फॉर्मेशन हो रही होती है, क्योंकि तभी तो गवर्नमेंट बनाई जाएगी। तो कोई भी प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को हमारे सुझाव देने के लिए और उनको बताने के लिए नहीं होता उस समय। इसलिए जो प्रेसिडेंट है जो भी फैसले लेते हैं वो अपने जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनके अनुसार लेते हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं, इसी को डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। तो ये बताया गया कि वो किसी भी रूप से बाध्य नहीं है किन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, इसलिए जो भी डिस्क्रिशनरी पावर है वो बाध्य नहीं है किनके सुझाव से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सुझाव से, उनके फैसले से, इसलिए इसमें डिस्क्रिशनरी पावर देखी जाती है, इसे ही कहा जाता है। तो आई होप समझ में आया हो। तो यहाँ हमारा प्रेसिडेंट का आज लास्ट लेक्चर था, इसमें हमने पूरा कवर करा दिया है। इसके बाद ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन करने में, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो, आप उसको PYQ लगा सकते हैं। इसमें एक भी क्या कहते हैं उन्हें, प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो ये हमारी श्योरिटी है 100%। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो यू कैन रेज इन अ कमेंट सेक्शन। सो फॉर नाउ, थैंक यू।